थैंक यू पूजा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, उसके अलावा तमाम अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और उसी क्रम में हमारे साथ स्वरचित चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रियल एस्टेट व्यापारी हैं। बहुत स्वागत है आपका। व्यापार की लगातार हम बात कर रहे हैं, अपने इस कार्यक्रम में हमने की है, व्यापारियों से आप बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं जो व्यापारियों के मुंह से अभी सुनने में भी आ रहा है लगातार। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में जो एक सुरक्षा का भाव व्यापारियों के अंदर उठा है, उत्पन्न हुआ है कि बहुत सी लूटपाट की घटनाएं पहले होती थी व्यापारियों के साथ में, तमाम तरीके का अधिकारियों के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा जो दबाव रहता था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। पीछे भी जितने भी बिजनेसमैन कह चुके हैं बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जितने भी व्यापारी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं जो पीछे आ चुके हैं और जिन्होंने अपना संबोधन दिया, बहुत बहुत बेहतर हुआ है। पहले के समय में और अब के समय में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। आप आसानी से अपने काम को कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, और पूरी तरह से मतलब अथॉरिटी से लेकर हर एक डिपार्टमेंट पूरी तरह से आपका सहयोग करता है। तो मतलब फुल सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। अगर हम देखें, लघु उद्योगों की बात करें या फिर जिस तरीके से सरकार का जो प्रोत्साहन रहता है, विगत सरकार से लगातार आप काम कर ही रहे हैं, लंबा वक्त हो गया है इस क्षेत्र में, क्या कुछ फर्क आया है, क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, पहले की अपेक्षा में अभी अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो जब आप रियल एस्टेट में काम कर रहे होते हो, चूँकि हम लोग 12-14 साल से स्टेट में हैं, जब आप इसमें काम कर रहे होते हैं तो कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कई डिपार्टमेंट के थ्रू होकर जा रही होती है। तो वो काफ़ी स्मूथ हो गई है, वो काफ़ी आसान हो गया है, एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है, आसानी से अपनी बात आप कह सकते हो, आसानी से पेपर पहुंचा सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज काफ़ी ईजी हुआ है काम करने में। स्वरज जी, एक सवाल मेरा भी है कि रियल एस्टेट से आप आते हैं, देखिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे रियल एस्टेट में भी कोई फायदा पहुंचा? बिल्कुल। सरकार का जिस विजन के साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है सरकार, उस इकोनॉमी के हिसाब से बाय द एंड ऑफ 2027 35% पॉपुलेशन करीबन अर्बन एरियाज में रहेगी और करीबन 64 लाख से ज़्यादा मकान की ज़रूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रही है और सपोर्ट कर रही है। एक सवाल और है मेरा आपसे। उत्तर प्रदेश सरकार की जब भी हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि माफिया की कब्जाई हुई जमीन को सरकार ने कब्जा मुक्त कराया और उसके बाद फिर उसमें गरीबों के लिए आशियाना बनाया। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप खुद रियल एस्टेट बिजनेस से आते हैं? नहीं, सोशली अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है इसका और बहुत अच्छा मैसेज है इसका। मतलब अल्टीमेट जो एंड यूजर है, जो जहां तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो आसानी से पहुंच रही हैं लोगों तक। और अभी वर्तमान में स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कब्जा, जहां तक कब्जे की बात कर रहे हैं, जहां इलीगल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मेरी समझ से करीबन 80 से 90% इलिमिनेट हो चुकी है पूरी तरह। कानपुर की चूंकि हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट में यहाँ एकदम से चेंजेस आए हैं। आसपास के जो एरिया है, जो ग्रामीण अंचल है, वहां से लोग कानपुर में बसना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा बढ़िया है यहाँ की। आसपास के जो जिले हैं, चाहे हम हमीरपुर की बात कर लें, इधर कानपुर देहात की बात कर लें, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, मतलब आसपास का जो एरिया वो कानपुर में बसना चाहते हैं यहाँ पर लोग। तो जमीनों के रेट भी बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे लोगों को पोजीशन मिल पा रहा है, क्या फर्क है? देखिए, अभी के समय में एट प्रेजेंट मैं आपको बताऊं तो कानपुर जो कि इंडस्ट्रियल कैपिटल रहा है उत्तर प्रदेश का, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो आसपास के ज़िले हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, वो लोकेट करेंगे कानपुर की तरफ। कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 से 7 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। वो चाहे मेट्रो की बात आप कर लीजिए, चाहे अभी सरकार के द्वारा पिछले साल ये डिक्लेयर किया गया था कि कानपुर, उन्नाव और लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में डिक्लेयर होंगे। तो इससे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब जब गांव से कोई आदमी यहाँ लोकेट करता है तो बट ऑब्वियसली बात है, कई लोग रेंट पर जाते हैं, कई लोग इन्वेस्ट करते हैं और कई लोग घर लेते हैं। तो जो लोग घर ले रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं, टाइम से पोजीशन लोगों को मिल रही है, कोई ऐसी सच परेशानी अभी तक तो नहीं मिल रही है। और रेरा के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रेरा के डॉकेट के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट है वो कानपुर में बिल्डर्स की बहुत ही नेग्लिजिबल सी है, मतलब ना के बराबर है।
हम लोग चूंकि नोएडा से आते हैं और हमारा संस्थान भी वही है और बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिस पर लगातार कार्रवाई भी होती है और लगातार हम खबरें पढ़ते हैं। जब हम बुलेटिन करते हैं तो अमूमन ऐसी खबरें आ जाती हैं कि फलाने बिल्डर ने ये ठीक समय पे पोजीशन नहीं दिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। एक वाकया आपको याद होगा कि ट्विन टावर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, ऐसे और भी कई बिल्डर्स हैं जिन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में अब जो घपले होते थे, जिस तरीके से लोग परेशान होते, तो उनको एक सुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है कि सरकार या कोर्ट जो है वो हमारे साथ है। व्यापारियों के लिए क्या चुनौती रहती है, क्या चेंजेस लग रहे हैं? देखिए, मेरी समझ से एक रेरा आने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा टूल है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए और बायर के लिए। तो जब मान लीजिए किसी को पोजीशन नहीं मिलती है, कोई फॉल्स कमिटमेंट करता है, तो बट ऑब्वियसली बात है कस्टमर जाके रेरा में कंप्लेन कर सकता है। और रेरा का जो फीडबैक है और जो कंप्लेन का रेशियो है, उसको सॉल्व करने का रेशियो बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से बिल्डर बचता है कि कोई भी फॉल्स कमिटमेंट उससे नहीं किया जाए। जैसा कि आपने लास्ट अभी उदाहरण दिया ट्विन टावर का, तो ये ट्विन टावर कब बन रहा था और कब जाके वो उस मकाम पे आया कि उसको डिमोलिश किया जाए, तो रेरा उस बीच में नहीं आया था। रेरा आने से अब काफ़ी जितने भी बिल्डर हैं सिलेक्टेड बिल्डर रह गए हैं और कोई भी फॉल्स कमिटमेंट एज सच नहीं होता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस केस में कि किसी भी तरह से कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत या बायर्स को कोई दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस को लेके एक और क्वेश्चन है। जब पहले की सपा सरकारें भी आपने देखी, अब बीजेपी की सरकार भी आप देख रहे हैं, दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है। व्यापारियों के लिए उस दौर की अगर हम बात करें तो उससे जोड़कर सवाल मेरा ये था, अभी भी कभी रंगदारी को लेकर कॉल वॉल आ जाती है क्या? नहीं, अब देखिए ऐसा नहीं है। और मैंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हम लोग हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज में ये चीज़ें नहीं होती हैं, जो बीत गया वो कोई बात नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन कौन सी पॉलिसीज आपको ऐसी लगती है, वो नीतियां जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और बूस्ट अप करने के लिए? और एक सवाल मेरा ये और था, आपको क्या खामी लगती है कि और इसमें काम हो सकता है, क्या संभावनाएं और लगती हैं? मेरी समझ से स्कीम्स काफ़ी हद तक मैं जो समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है कि लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो बेहतर तरीके से मीडियम का इस्तेमाल कर अगर स्कीम लोगों तक पहुंचाई जो उसके बायर के हित में है, जो कंज्यूमर के हित में है, जो कस्टमर के हित में, तो मेरी समझ से कोई ऐसा चैलेंज नहीं आना चाहिए। एक सवाल जो मैंने बाकी व्यापारियों से भी पूछा, डिजिटलाइजेशन का क्या कुछ फायदा हुआ? तो सबका जो जवाब था वो सकारात्मक ही था कि एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है। बहुत मोटी मोटी फाइलें नहीं होती हैं, पीडीएफ से काम चल जाता है। लगातार लोग तकनीकी से जुड़ते चले जा रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। क्या कुछ फर्क देखते हैं ना 5-7 सालों में जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है? देखिए, डिजिटलाइजेशन जो मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है पैंडेमिक के बाद से, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। यहाँ तक कि हम लोग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल एस्टेट में हम लोग वर्चुअल विजिट कराएंगे, वर्चुअल टूर कराएंगे। तो पैंडेमिक के बाद से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और सरकार ने भी इसको बहुत ही अलग ढंग से प्रमोट भी किया है। तो जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं, उन तक वो चीज़ पहुंची है और उसका भी फुल यूज़ भी कर रहे हैं वो लोग, उन तक पहुंची भी है और उसका फुल यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आगे भी मुझे लगता है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का ही, तो आगे भी इसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। रेरा का आपने जिक्र किया, केडीए का भी हम जिक्र कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि केडीए काम कर रहा है और बहुत से जो नक्शे जिन मकानों के पास नहीं थे उसके बाद उनका निर्माण होता है और जो सरकारी संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं लोग घेर के बनाते हैं मकान, उस पर तमाम चीजें, तो उस पर अब कार्रवाई हो रही है। ये आप बहुत करीब से देख पा रहे होंगे पिछले समय की अपेक्षा, उसको कैसे देखें, क्या मैसेज दे रही है गवर्नमेंट? नहीं, काफ़ी स्ट्रांग पहले से केडी अथॉरिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग हुई, लोकल अथॉरिटीज़ भी स्ट्रांग हुई। कोई भी किसी भी तरह का अवैध निर्माण, किसी भी तरह का कोई मतलब कब्जाने की बात अब ज़्यादा कम सुनने में आ रही है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पूजा, एक सवाल मेरा और ये था, क्योंकि देखिए कोविड को अब काफी समय तो हो गया है, लेकिन कोविड का जो दंश था वो हम सब लोगों ने झेला था। आपके सेक्टर में क्या प्रभाव इसका आपने देखा था और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं? देखिए, कोविड के बाद तो पूरी तरह से दुनिया पलट गई थी। आप सोचने का तरीका बदल गया था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कैपिटल इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है। तो जब कोई चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है तो चीज़ें रुक जाती हैं वहाँ पर। तो कैपिटल, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो उसको बेच नहीं पा रहे हो, तो कैपिटल भी आपकी ब्लॉक हो जाती है।
और जब आप उससे कुछ अर्न करते हो तो अल्टीमेट वो लेबर को पास ऑन होता है और अर्न स्टेक होल्डर्स को पास ऑन होता है। तो आफ्टर कोरोना चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अब अप्रोच करने का तरीका बदल चुका है, कस्टमर जो चीज़ें खरीदने आता है उसका लेने का ढंग बदल चुका है। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है आफ्टर कोरोना। एक सवाल मेरा और आपसे ये था, रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, अगर कोई युवा इस बिजनेस में आना चाहता है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है? देखिए, रियल एस्टेट चूंकि कैपिटल इंटेंसिव है, जितने भी नए लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं थॉरो स्टडी करके आए। कोई भी ऐसा काम ना करें जो फॉल्स हो, मतलब जो आपकी रेपुटेशन पे, आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे धब्बा बने। और कोई भी मतलब बिजनेस तो ऐसा है, कोई भी एंटर कर सकता है, विद थॉरो रिसर्च के साथ बिल्कुल रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड है। सुरित, नोटबंदी के बाद की बात अगर हम करें तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, सर्किल रेट भी कम ज़्यादा हुआ है। और रियल एस्टेट की जब बात होती है, रियल एस्टेट व्यापारी की बात होती है, तो वो दिमाग में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बंगला और गाड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या कुछ उसमें कितना सच्चाई है, और जो चेंजेस आए हैं नोटबंदी के बाद ये सब? नोटबंदी का जो दौर था वो मेरी समझ से पैंडेमिक के दौर से काफ़ी ठीक था। मतलब पैंडेमिक के बाद तो चीज़ें बहुत बदल गई थी, और नोटबंदी उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था जो एज प्रॉपर चैनल से नहीं चल रहे थे, प्रॉपर टैक्सेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उनके लिए वो चैलेंज था। बाकी जो कंपनी अपने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से काम करी तो उनको ऐसा कोई चैलेंज खास नहीं है। जीएसटी का असर आप लोगों के लिए कितना था? कुछ आप लोगों पे प्रभाव पड़ा था, उससे नहीं पड़ा था? नहीं, पहले भी टैक्स आप देते थे फ्लैट पर, अब एक फ्लैट टैक्स लगा दिया गया, वो भी आप दे रहे हो, तो मतलब ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। चलिए सुरित, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो लेकिन मच। आप अभी यहीं पर मौजूद रहिए, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीनियर रिपोर्टर विनीत दुबे जी को। सर, आप प्लीज मंच पर आइए और न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड से हमारे मेहमान को सम्मानित करिए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया स्वरित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।